हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आपके सवालों का जवाब देंगे और ये सेशन कंटिन्यूस चलेगा। आपके जो भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन्होंने अब तक सवाल पूछे हैं मैं उनका एक एक करके आंसर देता हूँ। एक जन पूछते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस नो कैन डू एज यू डू सर, वंस यू सेट दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, इट्स एब्सोल्युटली राइट, थैंक्स फॉर टीचिंग अस, बिग फैन ऑफ योर्स। ये बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल एनालिसिस एक स्ट्रेंथ है किसी भी स्टॉक की, किसी भी इन्वेस्टमेंट की, या किसी भी इन लाइफ में भी फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर कोर ही पता नहीं होगा तो आप कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नमस्ते सर, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। व्हेन वी वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी, ऑन विच वी शुड रियलाइज टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, अगर आप प्रोफेशन में हो जिसमें आप टाइम नहीं दे सकते हो, जिनमें आप देखो, मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं बता रहा हूँ कि यार टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है या फंडामेंटल खराब है, या फंडामेंटल अच्छा है कि टेक्निकल बुरा खराब है। दोनों अच्छे हैं। उसमें बस रीज़न ये आता है कि आप फुल टाइम किस चीज़ को कर पा रहे हो या आप पार्ट टाइम किस चीज़ को कर पा रहे हो। आप कोई अलग प्रोफेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि यार मैं इन्वेस्टेड भी रहूँ और मैं दूसरा मैं जो जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ वो भी करता रहूँ, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। उसमें आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपको कोर कॉम्पिटेंसीज का भी पता चलेगा, और एक ओवरऑल एनवायरनमेंट की नॉलेज जो होती है एक इंसान को होनी चाहिए, वो बहुत आगे बढ़ने को हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर चैलेंज इन्वेस्टर फेस में रेंज फ्रॉम कंट्रोलिंग इम्पल्सिवनेस टू फेल ऑफ कंप्लेंशन। मोस्ट newbies would be investor often undermine and most often neglect the importance of technical analysis with regards to trading. Technical analysis overlay predicts the movement of asset price regardless what is happening in the wider or broader market. Essentially, process involves studying the path or particular movement is passed to establish to sustainable pattern that can be used to predict future movements. कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी जो ये कहना चाह रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी बेटर रहती है फंडामेंटल एनालिसिस से। क्यों? क्योंकि वो तुरंत मूवमेंट को शो करती है, तुरंत एंट्री और एग्जिट देती है। मेरा मानना है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप सक्सेस होने के चांसेस आपने पहले ही 99% कम कर लिए। क्यों? क्योंकि आज तक उस फील्ड में कोई सक्सेस नहीं हुआ। भाई, जिस चीज़ में आप घुस रहे हो उसमें अगर 99% लॉस स्ट्रेटेजी है या 99% लॉस लोग खाते हैं, तो फिर उसमें जाना ही क्यों है? क्यों उसमें एंट्री लेके अपन को, वो कहते हैं ना कि अपन जो कहते हैं कि मतलब तगड़े होशियार हैं या बहुत वो अल्टीमेट लेवल के आदमी हैं, तो हर कोई आ गया। 99% को लोगों को लॉस होता है, उस 1% के लिए क्यों जाना? आप फंडामेंटल रहिए, बेस्ट रहिए, कंपनी को खरीदते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और बस होल्ड करके रखिए पेशेंस के साथ। ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थैंक यू फॉर वैल्यूएबल इनसाइट डेली। थैंक यू। योर कमिटमेंट टू द चैनल एंड द कॉज ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन इज बियॉन्ड कमेंडेबल कॉन्ट्स टू यू। कैन यू प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन ग्लोबल सरफेस रिसेंट IPO जम्प्ड 142 टू 15? श्योर। देखिए, मैं किसी भी IPO को पहली बात तो इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ, या प्री IPO अलॉटमेंट जो भी होते हैं उनमें मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जब तक मैं किसी कंपनी के फंडामेंटल नहीं जान लेता, जब तक उसकी अपडेटेड बैलेंस शीट नहीं आ जाती, तब तक मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट तो क्या उस कंपनी को पढ़ता तक नहीं हूँ। अगर जैसे ये जिन्होंने बोला कि ग्लोबल सरफेस का रिसेंट IPO आया था, तो मैं इस कंपनी को तब पढ़ूंगा जब इसका 31 मार्च वाला रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ही इसको मैं पढ़ूंगा, उससे पहले मैं इसको पढ़ूंगा तक नहीं कि ये बिज़नेस क्या करती है, इसका बिज़नेस मॉडल क्या है। उसका रीज़न ये है क्योंकि कंपनी ने क्या वैल्यूएशन पे पैसा उठाया है, इसका पता लगाना इम्पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए फिर मैं तो काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को खंगालने पड़ेंगे, तो वो सब चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा है कि वेट करते हैं, 31 मार्च रिजल्ट आता है, उसके बाद अपन कुछ इसमें कह पाएंगे कि इसमें क्या हो सकता है। 20th टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 20th टाइम हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो, प्लीज टेक अप दिस क्वेश्चन। हाय सर, माई सेल्फ दिस फ्रॉम मुंबई, आई हैव 2 लाख पोर्टफोलियो है। ठीक है, एलोकेशन सर 6 स्टॉक्स का है, हैप्पीएस्ट माइंड्स में, टारसन्स में, सोना BLW में, यूफ्लेक्स में, वरुण बिवरेजेस में, IDFC फर्स्ट बैंक। कैन आई एक्सपेक्ट 20% CAGR इन लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 50 ईयर्स? देखिए, आपने हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है, गुड प्रोडक्ट है, टारसन गुड है, सोना एक्सेलेंट है, यूफ्लेक्स पुअर, वरुण गुड है, IDFC फर्स्ट बैंक ठीक ठाक है। तो 20% एक्सपेक्ट करना कि आपके CAGR पे मिलना, इट्स इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो जो स्टॉक अच्छे हैं वो तो ऑलरेडी मार्केट कैप बहुत हाई है उनका तो 12 to 15% मिलना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो आपने
जो स्मॉल कैप है उसमें जो यूप्लेक्स है उसमें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू भी बहुत तगड़ा है, यानी कंटीजेंट लायबिलिटी अगर आप देखोगे वो भी ज़्यादा है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू भी है। एक आपने बैंक रख रखा है, और बैंक का तो मेरा सीधा सा संबंध है कि बैंक और एनबीएफसी मैं कभी अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता। क्यों? क्योंकि कोई बिज़नेस समझ में ही नहीं आता, या यूँ कह सकते हैं कि बिज़नेस ही नहीं है उनके पास। अगर उनको इंश्योरेंस बेचना है तो दूसरी कंपनी का है। आईडीएफसी, जैसे मान लो एचडीएफसी को अपना इंश्योरेंस है तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस बेचती है, ठीक है। अगर उसको क्रेडिट कार्ड बेचना है तो क्रेडिट कार्ड के लिए अलग है। मतलब बिजनेस कहाँ है बैंक में? आप खुद देखो, पहले आप बैंक जाते थे तो आप वहाँ पे काम करवाते थे। आज आप बैंक गए हुए शायद आपको काफ़ी टाइम हो गया होगा, आप कभी बैंक गए ही नहीं होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सर, थैंक्स फॉर द सेशन एवरी डे। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द लॉजिस्टिक सिनारियो विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कमिंग अप? टीसीआई में देखो, लॉजिस्टिक्स में क्या होता है ना कि लॉजिस्टिक्स में जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। चाहे आप 2050 की बात कर लीजिए, चाहे आप 2100 की बात कर लीजिए, कभी की भी बात कर लीजिए, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि अभी क्या करना है? अभी आप इसमें होल्डिंग कर सकते हो, बिल्कुल जो आपने नाम लिया टीसीआई एक्सप्रेस वगैरह, मैंने लॉजिस्टिक्स लिया, टीसीआई एक्सप्रेस ज़्यादा बेटर है इन दोनों में से, ठीक है। तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। आई डू नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है ना। स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें डालें या इसमें नहीं डालें, ठीक है। योर फंडामेंटल एनालिसिस अनमैचेबल एंड प्रोवाइड्स इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द इक्विटी। थैंक यू सर। आई जस्ट वॉन्ट टू नो इफ़ यू आल्सो डू सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इफ सो व्हाट आर योर फेवरेट इंडिकेटर्स? देखिए, मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, फिर भी मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ किसी कंपनी में तो मैं थोड़ा टेक्निकल इसलिए देखता हूँ कि हाँ है राइट टाइम टू बाय, ठीक है, इसलिए देखता हूँ। तो उसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस में MACD हो गया 50 डेज़ का, 200 डेज़ का, RSI हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सब चीज़ों को, प्राइस एक्शन हो गया, इन सबको थोड़ा सा देख लेता हूँ, फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेंगलोर से हैं ये। इट हैज़ बीन प्लेजर लर्निंग फ्रॉम यू, very grateful for your content and guidance. I want to take risk and quickly increase my capital. Okay, I have a theoretical question regarding if a small cap company is having huge increase in revenue. इनका क्वेश्चन सुनना आप। ये कह रहे हैं if a small cap company is having huge increase in revenue due acquisitions and branching out very fast, it will not see profits immediately. Will ROE also impact because of this quick expansion? And if we are bullish about the segment in which the company is entering and the management, then can we buy that stock the hope of PE and EPS expansion in future? ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी जब एक्वाजिशन करती है तो उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या चेंज हो जाते हैं, क्या उनके प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट आता है, क्या उनके PE रेशोज़ में, जितने भी रेशोज़ होते हैं EPS वगैरह में इम्पैक्ट आता है, ये कह रहे हैं। तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि ये चीज़ें चेंजेस होंगी। आप ये नहीं कह सकते कि एक्वाजिशन के बाद जब आप किसी भी जैसे उस पर जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे, जैसे Skinner.in पे गए और आपने देखा कि यार कंपनी ने रिसेंट एक्वाजिशन किया है, वहाँ पे जो PE या प्राइस टू बुक दिखाएगा या EPS दिखाएगा वो पुराना हो चुका होगा, क्योंकि एक्वाजिशन के बाद ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्या पता जो नई कंपनी एक्वायर की है वो लॉस मेकिंग कंपनी हो, क्या पता जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के से कम हो या ज़्यादा हो। तो अपन कह नहीं सकते कि यार उसको पढ़ने के बाद, उस कंपनी को रीड आउट करने के बाद, जो उसने सेकंड कंपनी एक्वायर की है उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यार PE क्या होगा, EPS क्या होगा। तो ये बिल्कुल इनका आंसर है कि आपको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो उसको अपडेट नहीं करेगा जब तक वो पुराना ही कहलाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला है कि आगे और चीज़ बोल रही है, दिस पार्ट यू कैन इग्नोर इफ़ यू वांट टू अवॉइड टेकिंग स्मॉल कैप नेम्स। आई एम टॉकिंग अबाउट रतन एंटरप्राइज। इट हैज़ गुड मैनेजमेंट एंड दे आर एंटरिंग इनटू गुड सेक्टर विद गवर्नमेंट सपोर्ट टेलविंड्स लाइक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड इंडिया मेड ड्रोन्स। दे आर आल्सो इनटू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिजनेस, ऑल दिस वेरी लो डेप्ट। देखिए, इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं ना, थीम पे काम करते हैं, ठीक है ना। मतलब इनका वो नहीं होता कि आप क्या बिक रहा है, क्या इनपुट आउटपुट, क्योंकि मेरा सीधा सा फंडामेंटल एनालिसिस का सीधा तरीका ये है कि कस्टमर का एक कंपनी का इनपुट और आउटपुट क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए, कि क्या तो रॉ मटेरियल ला रही है और क्या वो फिनिश गुड्स बना के बेच रही है। अगर वो तुम्हें पता है तो तुम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो तुम्हें बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर ये कह सकते हो कि यार आप बोल रहे हो कि रतन एंटरप्राइज में ड्रोन्स बना रही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लेके आ रही है, तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले उसको चेकआउट कीजिए। आपको अगर पूरा समझ में आ रहा है कि यार इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, नहीं तो मेरी मानिए तो आप ऐसे बिजनेस से फ़िलहाल तो दूर रहिए, क्योंकि जो चीज़ अभी केवल स्टार्टिंग फेज़ में है, ठीक है ना, अभी उसका पूरी तरह से क्योंकि गाइडलाइंस भी नहीं आई ना भाई, ड्रोन्स उड़ाना
हर जगह तो पॉसिबल है नहीं, उसके लिए पहले गाइडलाइंस आनी पड़ेंगी कि यार यहाँ उड़ा सकते हो, इसके लिए गाइडलाइंस हैं कि आप एयरपोर्ट एरिया में नहीं उड़ा सकते, या कहीं को बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के आगे नहीं उड़ा सकते, तो गाइडलाइंस है। फिर भी देखा जाए तो बहुत कम जगह आप उड़ा सकते हो। तो जब मेरा टाइम ही ख़त्म हो गया, टाइम मतलब कि मेरा जो ग्रोथ का जो एरिया था वही अगर ख़त्म हो गया, तो मैं क्यों ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करूँ। तो वाली बात है। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कोई कंपनी कैसी होती है, उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। ठीक है। हाय सर, you are doing good work education retail investor. I have a question. How can we analyze qualitative aspect of company, promoter integrity, competence और desire to grow? इन्होंने 3 चीज़ पूछी कि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करें किसी कंपनी का। सबसे पहले आप उस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए। फंडामेंटल्स तो बाद की बात है, पहले तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल देखिए, ओवरव्यू जरूर देख करिए एक बार फंडामेंटल्स का कि हाँ यार सेल बढ़ रही है, टॉप लाइन अच्छी है, बॉटम लाइन अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, थोड़ी बैलेंस शीट भी ठीक ठाक लग रही है। तो फिर उसके बिजनेस मॉडल पर जाइए कि यार बिजनेस क्या कर रही है, क्या प्रोडक्ट वो बेच रही है, क्या सर्विस वो बेच रही है। अगर ऐसा लगता है कि यार उसकी फ्यूचर में नीड है उस प्रोडक्ट या सर्विस की, तो उस कंपनी को आगे गो थ्रू कीजिए। अगर उस प्रोडक्ट की नीड ही नहीं है तो उस कंपनी को आगे गो थ्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे उसके फंडामेंटल टॉप ऑफ द लाइन ही क्यों नहीं बोल रहे हो। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो इनकी ये क्लियर हो गई। दूसरी ये चीज़ पूछ रहे हैं कि प्रमोटर इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस और डिजायर टू ग्रो कैसे पता चलेगा। देखो प्रमोटर इंटीग्रिटी का किस सीधा संबंध है कि प्रमोटर रिसेंट में बाय सेल ना कर रहा हूँ। देखो क्या होता है कि एक प्रमोटर होता है, जैसे मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, तो मैं अगर कंपनी को अपने लिए अपना चाहता हूँ ना, मतलब मैं अपने का पूरा एफर्ट डालना चाह रहा हूँ, तो मैं उस कंपनी में हमेशा इन्वेस्टेड रहूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि कंपनी बढ़ गई तो मैंने बेच दिया, कंपनी गिर गई तो मैंने खरीद लिया, वो चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा। तो इससे प्रमोटर इंटीग्रिटी पता चलता है कि यार वो अपने धंधे से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, धंधा समझने की ज़रूरत है। कॉम्पिटेंसी भी उसी से आती है। ठीक है ना। डिज़ायर टू ग्रो, अगर कंपनी का फंडामेंटल्स प्रॉफिट्स अगर कंपनी लगातार देती रहेगी तो कंपनी अल्टीमेटली जाएगी ऊपर ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। गुड इवनिंग सर। आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुड इवनिंग सर, होप यू थ्रोली इन्जॉयड योर ट्रिप। ठीक है, थैंक यू। आई हैव 2 क्वेश्चंस। ठीक है, बोलिए। विच सेक्टर विल गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज वंस यूक्रेन रशिया वॉर सेटल्स। ठीक है सर, देखो सेक्टर का ऐसा है कि जब वॉर्स होती है ना, तो जो कंपनियां जैसे इंडिया से एक्सपोर्ट कर रही है, चाहे रशिया में कर रही हो, यूएस में कर रही हो, या यूक्रेन में कर रही हो, कहीं भी कर रही हो, और उसमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही हैं देश के अंदर, तो जो कंपनी यहाँ पे इंडिया में लिस्टेड कंपनी अगर एक्सपोर्ट कर रही है तो यहाँ पे भी उन कंपनीज़ में प्रॉब्लम्स आएगी। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फार्मा कंपनीज़। जो इतना बड़ा मेजर डाउनफॉल आया, वो उस मेटेरियल कॉस्ट की जो इंक्रीज में हुई है, वो सब इन चीज़ का इम्पैक्ट है, वॉर का जो इम्पैक्ट है वो आया है, और जो वो अभी तक उभर नहीं पाए उस चीज़ों से। तो बिल्कुल, और अगर पूछ रहे हो कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसको मिलेगा, उनको ही मिलेगा जो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही थी। बहुत सारी कंपनियाँ जो वहाँ पे एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है ना, वो आप देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं कोई कंपनी का नाम नहीं ले सकता। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। I was hopeful about my next question is great insight. I was hopeful about my investment this year, but all my plans have been disoriented. I have been studying the market crashes. I realized some investors made millions from the recent 2008 recession, and I was wondering if such a success rate could be achieved in this present market. And the Federal Reserve taking a more hawkish approach to interest rates and bond purchase is happening. A correction is underway. बिल्कुल। देखो क्या होता है ना कि रिसेशन जब 2008 में आया था, वो रिसेशन को आपने इसी रिसेशन से जोड़ दिया है। ठीक है ना। वो रिसेशन जो था वो .com बबल के कारण आया था, वो रिसेशन अलग है। और ये जो रिसेशन है ये वॉर की वजह से कह सकते हो, या फिर डेट की जो सेलिंग लिमिट तक पहुंचने की वजह से आ गया था, क्योंकि इन्होंने लोन्स बहुत ज़्यादा ले लिए थे। ठीक है। तो वो अलग रिसेशन है, ये अलग रिसेशन है दोनों रिसेशन। पर आप यहाँ से कह रहे हो कि इसमें करेक्शन आएगा, इसमें और डीप डाउन आएगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी एक उभरती हुई इकोनॉमी है, एक ट्रस्टेबल इकोनॉमी है, क्योंकि उसी इकोनॉमी से बाकी देशों की इकोनॉमी चल रही है। अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है ना, तो यहाँ पे इम्पैक्ट आना स्वाभाविक है, उसको आप नहीं बदल सकते। यहाँ कुछ गलत हो जाए वहाँ इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर वहाँ कुछ गलत हो जाए तो यहाँ इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। ठीक है ना। तो अब इन्होंने पूछा कि हाई स्टडीज मार्केट क्रैश को स्टडी कर रहे थे ये, तो अगर इनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर कम, हाँ इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ती रहती है। अब लास्ट बार थी, इस बार जो इंटरेस्ट रेट थी वो लास्ट बार थी, इसके बाद वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अब काफ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुके हैं और काफ़ी वो इन्फ्लेशन का डेटा भी देख रहे हैं, हर महीने टू महीने चेक भी कर रहे हैं। अब सितंबर में शायद उनका नया इंटरेस्ट रेट को रिगार्डिंग डिसीजन आएगा, बट हाईएस्ट अब तक था, इसके बाद बढ़ने के चांसेस नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी।
ठीक है, इन्होंने अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो आप कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सबके क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत कीजिए। आप बस कमेंट कीजिए, मुझे आराम से क्वेश्चन पूछिए, किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग हो, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हो, किसी भी आपको लगता हो कि यार ये चीज़ रिलेवेंट है तो आप पूछ सकते हो। मैं उसका बिल्कुल एक्यूरेट और सही जवाब देने की कोशिश करूँगा। आगे अगला क्वेश्चन पूछा है कि mankind medicines are nearly 50% cheaper than the produced by the other pharmaceutical company. It may experience 90% doctors don't recommend mankind medicine and these medicines are not generally stocked by the chemists in metro cities. देखिए कैसा होता है ना कि जैसे अपन गाड़ी में ऑयल डलवाते हैं तो उसमें असली मालिक कौन होता है भाई। किसी कंपनी ने ऑयल बेच रही है 100 रुपये पे और दूसरी कंपनी ऑयल बेच रही है 150 रुपये पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि 100 रुपये वाला ज़्यादा बिकेगा। पता है कौन सा ज़्यादा बिकेगा? इसमें वो ज़्यादा बिकेगा जो मैकेनिक कस्टमर को बता रहा है कि ये ऑयल सबसे बेस्ट है, ये आप डलवाओगे तो आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी, वो सबसे ज़्यादा बिकेगा, चाहे फिर वो 150 रुपये वाला ही क्यों ना हो। वही चीज़ मेडिसिन के साथ है कि डॉक्टर ने अगर रिकमेंड कर दिया तो आपको डॉक्टर के स्टोर से ही वो मेडिसिन मिल पाएगी। पहली चीज़ तो क्योंकि वहाँ पे फियर फैक्टर आ जाता है, वहाँ पे टाइम का कंज्यूमेशन आ जाता है कि आप मान लो डॉक्टर ने अभी कोई शाम को, जैसे आपका अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर ने कोई पर्ची लिख दी, तो आपको फियर फैक्टर ये आएगा कि यार ये मेडिसिन कहाँ मिलेंगी, अपन ढूंढने से अच्छा है कि यहाँ से ही ले लो। तो आप कुछ छोटी मोटी प्राइवेट कंपनीज़ की मेडिसिन ले लोगे, उनमें मैनकाइंड फार्मा जैसी कंपनियों की मेडिसिन नहीं होंगी। उसका रीज़न भी है क्योंकि छोटी जो कंपनीज होती है वो ज़्यादा ऑफर कर पाती हैं डॉक्टर्स को, क्योंकि उनके पास स्केल करने के गुंजाइश जो होती है वो डॉक्टर्स ही होते हैं। तो वो केवल एकमात्र जिस पे पैसा लगाते हैं वो डॉक्टर पे लगाते हैं कि आप हमारी दवाइयाँ रिकमेंड कीजिए, हम आपको ये देंगे, कमीशन देंगे। तो उनके जो स्टोर होते हैं ना, आप कभी नोटिस करना, उनके स्टोर पे जो दवाइयाँ मिलती हैं ना वो कभी भी टॉप कंपनीज़ की दवाइयाँ नहीं होती, वो कोई छोटी मोटी प्राइवेट कंपनीज़ की दवाइयाँ होती हैं, ठीक है ना, जो केवल उन वहीं मिलती है और कहीं मिलती भी नहीं है। उनका सब्स्टिट्यूट जरूर बाहर मिल जाता है, बट वो जो कंपनी जो दवाई उसने लिखी है डॉक्टर ने वो वहीं मिलती है ज़्यादातर केस में। तभी वो यूएस ट्रिप वगैरह कर पाते हैं, तो वो उसका यही रीज़न है, क्योंकि वो सेल ज़्यादा कर पाते हैं, काइंड ऑफ बिजनेसमैन टाइप बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, थैंक यू, आई एम आल्सो द सब्सक्राइबर। ठीक है, थैंक यू। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिव्यानी इंटरनेशनल पे? देखो दिव्यानी इंटरनेशनल मैं कोई व्यूज़ नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ कंपनी क्या होती है ना, मैंने उनकी लिस्ट ही अलग बना रखी है कि फ्यूचर के ऐसे बिज़नेस जिनका क्या होगा पता नहीं, ये लिस्ट का नाम है मेरी, ठीक है ना, कि फ्यूचर के ऐसे बिज़नेस जिनका क्या होगा पता नहीं, जिसमें पेटीएम, जोमेटो, मतलब इस टाइप की कंपनीज़ हैं, क्योंकि इनका कोई फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है। क्योंकि ये अभी क्या है, गवर्नमेंट के बिल्कुल कहते हैं ना रडार पे वो चल रही हैं कि गवर्नमेंट चाहेगी तो कुछ इनमें अच्छा हो पाएगा। उसका रीज़न ये है, जैसे पेटीएम जैसे बिजनेसेस हैं, ये यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कोई वॉलेट से नहीं करता है, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आएंगी कि हाँ वॉलेट में आप ट्रांसफ़र करके फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं ये चीज़, ऐसे बिजनेसेस। तो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ इनसे। वैसे भी लॉस मेकिंग कंपनी है तो दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू फॉर टेकिंग माई क्वेश्चन, आई लव टू वॉच योर व्यूज़ ऑन मार्केट, योर वीडियोज आर द बेस्ट वे टू डू नथिंग इन मार्केट, थैंक यू। इफ अ स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो अंडरगोज ए हैवी करेक्शन और अ हैवी रैली फॉर द लॉन्ग टर्म, व्हाट इज़ योर स्ट्रेटेजी? देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि यार आपने कि हैवी करेक्शन आ जाए आपके किसी स्टॉक में, ठीक है ना, हैवी रैली आ जाए डाउन की तरफ, कि मान लो 30-40-50% गिर गया मेरा स्टॉक, तो मैं उसमें तब भी बना रहूँगा। मैं उसमें ये चेक करने की कोशिश करूँगा कि ये जो रैली आई है वो किस पर्पज़ के लिए आई है। अगर ये टेम्पररी है तो मैं उसको वहीं के वहीं होल्ड करके छोड़ दूंगा कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे ऐसा लगेगा ये परमानेंट है या इसमें कुछ ऐसा बिग मिस हैपनिंग हो गई है जो शायद कभी रिकवरी नहीं हो सकती, तो मैं उससे फिर गेट आउट हो जाऊँगा, मैं उससे बाहर निकल जाऊँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो इनका ये था। दूसरा क्वेश्चन था, हाउ डू यू सी अ रैली और अ ब्रेकडाउन इफ़ यू हैपन टू ओन ए पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्टॉक? देखिए क्या होता है कि आपके पास सेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास 200-300 कंपनियाँ हैं, तो आप उसमें ये लगा सकते हो कि जैसे किसी में, मेरा जो फेवरेट स्ट्रेटेजी है वो है राउंडिंग बॉटम फार्मूला। उसमें क्या होता है कि कंपनी का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा हो जाता है, तो क्योंकि रिस्क 1 का है रिवॉर्ड 3 का है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतना अच्छा बैठ जाता है कि आप उसमें इन्वेस्ट तब कर सकते हो। तो ये मेरी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा, आल्सो व्हाट योर एग्जिट स्ट्रेटेजी, निकलने की स्ट्रेटेजी क्या है? देखो मैं जिस कंपनी में एंटर ले लेता हूँ और वो कंपनी धंधा सब कुछ अच्छा करती जा रही है, तो मैं उसमें कंपनी नहीं निकलूँगा, ना ही कभी निकलने की सोचता हूँ।
जब कभी एंटर करता हूँ तो निकलने की सोचता ही नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि यार धंधा जो चीज़ है ना वो दिन रात एक दिन में बदलता नहीं है। आप किसी भी कंपनी को उठा के देखोगे, अगर अच्छी कंपनी है ना वो धंधे बदलती नहीं है। धंधे सेम टू सेम चलते रहते हैं, मार्जिन फ्लक्चुएट होते हैं, सेल्स थोड़ी फ्लक्चुएट होती है टेम्परेरी टाइम के लिए, पर धंधे चलते रहते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ है कि मैं बस इन्वेस्ट करता रहता हूँ। आपको पता है मेरी उम्र कम है, तो मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा क्योंकि मेरे को हाई रिस्क और लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट कैश फ्लो इन अकाउंटिंग एंड नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेट बाय इंक्रीजिंग रिसीवेबल एंड पेबल एक्सेट्रा एज सेम इज नेट ऑन एक्यूरल बेसिस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए क्या होता है ना, कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना ईजी है। ठीक है ना, कैश फ्लो को मैनिपुलेट किया जा सकता है और नेट प्रॉफिट को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है कि आप डेप्रिसिएशन को कम दिखा दो तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन को ज़्यादा दिखा दो, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स ज़्यादा कम देना पड़ेगा। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहती क्या है। अगर उसको आपसे पैसा निकलवाना है तो नेट प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाएगी, उससे आपको पैसा नहीं निकलवाना तो वो नेट प्रॉफिट जो कंपनी के लिए भलाई होगी वो करेगी। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर है और मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, तो आज के लिए मैं वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको अगर और कोई डाउट्स हो तो बेशक होके कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई स्टॉक्स के रिलेटेड, क्योंकि मैं सारे स्टॉक्स पढ़ चुका हूँ और सारे स्टॉक्स पे जो ओवरऑल एनालिसिस होती है ना, जो ऊपरी ऊपरी जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें दिखने से पता लगता है कि यार इसमें तो इन्वेस्टेबल तो छोड़ो, इसको तो पढ़ना ही बेकार है, वो वाले स्टॉक भी मैंने हटा दिए हैं। तो आप किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। ध्यान रहे, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं केवल ये बता सकता हूँ कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें इन्वेस्ट करिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, कल को आप कह दो सेबी वाले मेरे ऊपर आ जाए तो। ठीक है ना, तो धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं कल।